हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग छात्रों। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आज पढ़ा, मैंने बताया था आपको स्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे थे हम कि स्टैटिक्स को कैसे है, क्या मीनिंग क्या है उसका, किसने डिफ़ाइन किया, किसने उसको परिभाषित किया है और उसका नेचर क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया, मैं बताया था। अब हम जो बात करेंगे स्टैटिक्स के बारे में, एम्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स, मतलब उसके कार्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात की जाए तो सांख्यिकी के उद्देश्य, स्टैटिक्स के एम्स एंड उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, सांख्यिकी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। देखा जाए तो इसमें इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, कि पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्यों की। तो पहला पॉइंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला है कि पहले तो ये कि सांख्यिकी के अर्थ एवं परिभाषाओं को जो डिफाइन हमने किया है उनके विश्लेषण के आधार पर ही इनमें कुछ कार्य स्पष्ट किए गए हैं। जैसे पहला है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी डाटा कलेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जो है मनोविज्ञान और शिक्षा में जब कोई अध्ययन करता किसी क्षेत्र विशेष को के बारे में बात करें, उससे संबंधित समस्या का अध्ययन अगर जब करता है तो उसे अध्ययन के लिए आंकड़ों का सर्वप्रथम क्या करना होता है, कलेक्शन करना होता है, इकट्ठा करना होता है, उनका संकलन करना होता है, एकत्रित करना होता है। जो डाटा है जिससे संबंधित समस्या उसको दी गई है, तो मेन ये रिसर्च में देखा जाता है कि को जो समस्या है उससे संबंधित सबसे पहले क्या किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, डाटा कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, दूसरे नंबर पर पहला हो गया आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का व्यवस्थापन। तो इसमें क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जो संबंधित समस्या है उसके संदर्भ में आंकड़ों को संग्रहण करने के लिए, उनका इकट्ठा करने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए, डाटा कलेक्शन करने के लिए करने के बाद जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं, प्राप्त होते हैं, जैसे पहले पॉइंट में आंकड़ों का कलेक्शन ऑफ डाटा था, तो उनको समस्या को देख करके संबंधित क्षेत्र से डाटा कलेक्शन कर लिया। फिर उन डाटा कलेक्शन को करने के बाद जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, डाटा इकट्ठा होता है, उन्हें जो है क्या कहते हैं, मूल आंकड़े कहते हैं। और यही आंकड़े, ये जो कलेक्शन होता है, डाटा होता है, वो एक तरीके से अव्यवस्थित होता है, यानी हौच-पौच होता है, सब इधर उधर होता है। तो उसको क्या करते हैं दूसरे नंबर पे, कि इनको सार्थक बनाने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए, एक रिजल्ट अच्छा निकले, तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं। आप कह सकते हैं इन आंकड़ों को का व्यवस्थापन सांख्यिकी के द्वारा, स्टैटिक्स के द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इनको इकट्ठा, जो डाटा आपने गए डाटा लिया, कोई भी रिसर्चर अगर रिसर्च करता है, शोधकर्ता, रिसर्चर या रिसर्च स्कॉलर, तो उसने कोई सपोज दैट इंटर कॉलेज लिए हैं गदरपुर क्षेत्र के या रुद्रपुर क्षेत्र के, सही है, सैम्पलिंग उसने डाटा कलेक्शन किया सभी कॉलेजों में जाने के बाद। तो पहले तो उसने डाटा कलेक्शन कर लिया, बट उसके बाद आने के बाद उनको क्या कहता है, सिस्टमेटिक तरीके से लगाता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू जो उसने पहले से रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे उसका स्टडी है, जैसे उसकी प्रॉब्लम है जिसका वो गणना करना चाह रहा है, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से लगाता है। उसके बाद क्या करता है, तीसरा पॉइंट है आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो उसके बाद वो उन आंकड़ों को व्यवस्थित करने के उपरांत एक समान प्रकृति वाले अंकों तथा तत्वों को एक बार में रखा जाता है, मतलब जो एक जैसे होते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र के अगर किसी ने क्षेत्र लिया है या गदरपुर लिया है, गदरपुर में माध्यमिक विद्यालय स्कूल लिए हैं, तो उनसे वहाँ ने डाटा कलेक्शन किया, इकट्ठा किया। तो जैसे गर्ल्स का लिया, बॉयज़ का लिया, कोई स्टडी करना चाह रहा है, सही है, उपलब्धि परीक्षण का ही कर रहा है, कोई भी साइकोलॉजी टेस्ट है वो अप्लाई करना चाह रहा है, सही है, तो उसमें उसने क्या करेगा, उनको डिवाइड करेगा अलग अलग। जैसे गर्ल्स और बॉयज़ का है तो पहले गर्ल्स के जितना है वो सब इकट्ठा कर लेगा, बॉयज़ का है वो अलग कर देगा, अलग अलग तत्वों में कोई एक वर्ग में रखेगा,
यानी रखा जाता है और इसमें गणना की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा का क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है आंकड़ों का सारणीय क्रम, टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो फिर इसकी बात का क्या होता है? जो डाटा है, आंकड़े हैं, उनको वर्गों में व्यवस्थित करने के उपरांत ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल या जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखाओं से बनी तालिका, एक टेबल बनाकर उसमें व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, जिसे आंकड़ों का क्या कहता है? सारणी क्रम, तालिका बनाना, टेबल बनाना। तो वहाँ पर उनको मेंशन किया जाता है कि ये भला उस स्कूल से ये बच्चे हैं, इनका ये रिजल्ट, उसी के बेस पे आगे क्या होता है? विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स निकाल के उनको एनालिसिस किया जाता है। वो बात का स्टेप है। ठीक है, तो उससे पहले ये है तरीका है। नेक्स्ट है आंकड़ों का विश्लेषण। अब उसने क्या किया? पूरा सिस्टमेटिक तरह से एक टेबल बना ली। अब उन जो टेबल हैं, उन टेबल में या सारणी बनी हुई हैं, ठीक है, तो उन सारणीकृत आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों के आधार पर किया जाता है। जो विभिन्न, मैं जैसे मैं बता रहा था आपको, विभिन्न टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, टूल्स हैं, उनका यूज करने के बाद डाटा का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ों का जो विश्लेषण करने में बहुत सारी सांख्यिकियों का वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उन विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डाटा कलेक्शन का एनालिसिस में केंद्रीय प्रवृत्ति, विचलन माप, मोड, मीन, सही है, कोरिलेशन, ये सब यूज़ किए जाते हैं। संबंधित कुछ जो मेथड वहाँ पे आवश्यकता है, उस मेथड को लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है? एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करने के बाद जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण करना। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट सामान्यीकरण। तो इसमें आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत जो एनालिसिस कर लिया पहले, फिर उसका सामान्यीकरण किया जाता है। इस कार्य के लिए स्टैटिस्टिक्स की या सांख्यिकी की विभिन्न विधियों के द्वारा गणना की जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है भविष्य कथन करना। ठीक है, एनालिसिस कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया, जनरलाइजेशन, उसके बाद क्या करना है? प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन, भविष्य कथन करना। तो जब कोई एक रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, शोध करता है, रिसर्च स्कॉलर है, वो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कार्य करता है, तब वह अपने अनुसंधान परिणामों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर उन अध्ययन इकाइयों के व्यवहार के संबंध में क्या करता है? भविष्य कथन करता है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, उसने पूरा कलेक्शन कर लिया। ठीक है, जिन अध्ययन इकाइयों के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसके संदर्भ में भविष्य का कथन जो हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में पहले से घोषणा कर दी जाती है। करने में ये विधियाँ जो हैं, सांख्यिकी जो विधियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जैसे किसी व्यक्ति की अगर हम बुद्धिलब्धि की अगर बात की जाए, IQ की, तो उसका पता करके हम ये बता सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में इसका परीक्षाफल किस प्रकार का होगा। ठीक है, IQ लेवल के बारे में एग्ज़ाम से पहले पता लगाने के बाद फ्यूचर का उसके बारे में पता लग जाता है, बता दिया जाता है, उसका भविष्य कथन कर दिया जाता है। ठीक है, ये 7वां पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या होता है? सांख्यिकी आंकड़ों को गुणात्मक एवं भावात्मक रूप प्रदान भी करती है। ठीक है, यानी क्वालिटी के बारे में बताती है और इमोशंस के बारे में बताती है, रूप प्रदान करती है एक तरीके से। जैसे भविष्यवाणी हुई कि कल बरसात होगी, भयंकर तूफान आएगा। ठीक है, गदरपुर में तूफान आएगा, उधम सिंह नगर में तूफान आएगा, तो सब कहीं ना इमोशंस आ जाते हैं लोगों के अंदर कि अरे तूफान आने वाला है, कल ऐसा होने वाला है। ठीक है, एक गुण पैदा हो जाता है कि अरे ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये नुकसान होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है 9 लास्ट, अनुसंधान के क्षेत्र में सांख्यिकी जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस निर्धारित करती है। मतलब पहले से एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है रिसर्च में और उनका परीक्षण करती है। ठीक है, लास्ट है सांख्यिकी मानव के सामान्य ज्ञान के स्तर को ऊंचा बनाती है। मानव के, मनुष्य के जो है सामान्य जनरल नॉलेज जो है उसके स्तर को, उसके लेवल को हाई बनाती है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके हो गए उद्देश्य या आप कह सकते हैं कार्य। ये थे सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर सेम वही है लगभग।
उसमें जैसे एजुकेशन संबंधित अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकीय के विशिष्ट उद्देश्य कार्य क्या हैं कि जैसे पहला पॉइंट है शैक्षिक नियोजन के लिए संबंधित आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण और सारणीकरण करना, उनकी व्याख्या करना। जैसे अभी हम जो पॉइंट पढ़े ये मेन है, मुख्य पॉइंट यही है, इसके आधार पर ही कोई भी प्लानिंग की जाती है। सपोज दैट एक स्कूल का निर्माण किया जाना है तो पूरा एक प्री प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि टीचर चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, एफिलेशन के लिए ये चाहिए, फाइल लगानी पड़ेगी, फंड जमा करना पड़ेगा, मान्यता लेनी पड़ेगी, पूरा तरीका एक मतलब ठीक है। उनको क्लासिफिकेशन ये सारी चीज़ें हैं। शैक्षिक दूसरा आप कह सकते हैं शैक्षिक प्रशासन के लिए संबंधित आंकड़ों का संकलन। जो शैक्षिक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो शैक्षिक प्रशासन आपने सेकंड सेमेस्टर में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो शायद याद हो आपको। तो जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो पूरा एक सिस्टम होता है उसमें कि टीचर सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सबका अपना अपना कार्य होता है, ठीक है। टीचर है, प्रिंसिपल है, प्यून है, माली है, स्वीपर है, तो इनका सब स्टूडेंट्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन में इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, वर्गीकरण किया जाता है, वही सारी चीज़ें रहती हैं सेम। ऐसे विद्यालय प्रबंधन की अगर हम बात करें, स्कूल मैनेजमेंट की, तो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित जैसे प्रशासन, संगठन, तो मैनेजमेंट को ये सारी जिम्मेदारी रहती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इन संबंधित आंकड़ों का संकलन करना, इकट्ठा करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनको टेबल में तैयार करना, उनकी व्याख्या करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है जैसे स्टूडेंट से संबंध अगर हम बात करें, स्टूडेंट के संबंध में, तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनका भी वर्गीकरण करना होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट क्लास इधर चलेगी, लैब, ये जो पूरा सिस्टम रहता है, ठीक है। तो छात्रों के लिए निर्मित परीक्षणों तथा एवं परीक्षणों की जो वैधता है, वैलिडिटी, मैंने भी पढ़ाया था आपको, विश्वसनीयता, उनका भी पता लगाना अति आवश्यक होता है। तो वो कार्य किसका रहता है? स्टैटिस्टिक्स का ही होता है, सांख्यिकी का होता है। और भी हैं कई सारे पॉइंट, जैसे छात्रों द्वारा आप कह सकते हैं विभिन्न परीक्षणों एवं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की व्याख्या करना। रिजल्ट आता है उससे पता लग जाता है ये बच्चा जो है इसका आईक्यू लेवल कितना है, पढ़ने में कितना कैसा है। जैसे अभी निदानात्मक टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा, तो उससे उन कमजोरियों को पता लगाना, उनको दूर करना, ये सारा है वो सब स्टैटिस्टिक्स का ही कार्य है ये, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सांख्यिकी की उपयोगिता, नेक्स्ट है, ये आपका हो गया कार्य, ये इसके उद्देश्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी वीडियो बन जाएगी, टाइम है, तो यूटिलिटी, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यूटिलिटी, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व। अगर हम इसकी बात करें तो दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता है। जैसे अगर हम बात करें आधुनिक युग में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का जो प्रयोग है जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कृषक, अगर हम किसान की अगर हम बात करें तो वो अपनी उपज के लिए, उपज के संबंधित आय व्यय, कितना खर्च हुआ, कितना इनकम हुआ, उसका अनुमान लगाने के लिए। व्यापार के संबंध में अगर हम बात करें, बिजनेसमैन, तो वो भी वस्तुओं की मांग पूर्ति का अनुमान लगाते हैं, कितना बेनिफिट्स है, कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही पता लग जाता है, ठीक है। उत्पादन की मात्रा, खपत का अनुमान लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य की तो सभी योजनाएं, प्लानिंग किसी देश की, किसी राज्य की, किसी जिला की, किसी मंडल की, तो वो सांख्यिकी की सहायता से ही बनाई जाती हैं। तो किसी क्षेत्र में खेती योग्य कितनी भूमि है, उसकी सिंचाई के क्या क्या साधन हैं, कि ये साधन कितनी कितनी मात्रा में पानी देते हैं, सिंचाई के लिए कितने पानी की और आवश्यकता है, यह आवश्यकता किन किन साधनों से कितनी मात्रा में पूरी की जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल है बहुत सारे। तो ये सब ये डाटा, इसकी जानकारी के लिए किसकी आवश्यकता होती है या उपयोगिता होती है, महत्व होता है सांख्यिकी का, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है। सपोज दैट हम बात कर सकते हैं जैसे कितने दिन में के लिए किस वस्तु की कितनी मात्रा चाहिए एक अच्छी गृहिणी के लिए, परिवार बजट बनाने में।
अगर इसका प्रयोग करती है, हाउस वाइफ होती हैं जो इसके पास पूरा जिम्मेदारी होती है घर की, तो वो भी एक अपना बजट बनाती हैं महीने का, हफ्ते का, एक दिन का, कि ऐसे से पूरी प्लानिंग करते हैं, ऐसा करना है ये सब। हाँ ठीक है, तो वो पूरा इसमें जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है, स्टैटिस्टिक्स की होती है, सांख्यिकी की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आवश्यकता है, महत्व है, और क्या। बाकी आप ये हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि क्या इसकी उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शैक्षिक नियोजन में उपयोग, एजुकेशनल जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग की जाती है, एक टीचर प्लानिंग करता है, स्टूडेंट प्लानिंग करते हैं, एक प्रिंसिपल प्लानिंग करता है, प्रिंसिपल को ही पता नहीं है प्लानिंग होती क्या है, तो वो कैसे करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी की उपयोगिता एवं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर एजुकेशनल प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में उपयोग। जैसे अभी मैं बता रहा था आपको प्रशासन के बारे में, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा एक सिस्टम होता है। टीचर है, टीचर क्या कार्य है, पानी पिलाने वाले क्या कार्य है, उसके जो जिम्मेदारी अलग अलग सौंप दी जाती है, प्रिंसिपल क्या कार्य है, उसका जो कार्य है उसको करना है जिम्मेदारी साथ, माली है, स्वीपर है, इनका सबका अलग अलग कार्य रहता है, ये एक प्रशासन है। ठीक है, छात्रों के वर्गीकरण में उपयोग स्टैटिस्टिक्स का ही किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन करना इस तरीके से। ठीक है, परीक्षा की वैधता, एग्ज़ाम कराना, स्टूडेंट्स का वर्गीकरण करना से आप देखते होंगे जैसे इंटर कॉलेजों में सेकेंडरी एजुकेशन में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरीके डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो सेक्शन ए रहता है उसमें टॉप बच्चे, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो कर दिए जाते हैं। जो बच्चे लूज़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, तो उनका डिवाइडेशन कर दिया जाता है, उनको सेक्शन बी में या सी में इस तरीके से कर दिया जाता है। तो वो स्टैटिस्टिक्स के ही माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसकी शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू।